बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल पर आप विद्वत और प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हम जानते हैं कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन समसामयिक विषयों के साथ ही साथ चर्चा करने के लिए अपने समृद्ध अतीत का भी स्मरण लगातार करता है और ऐसे में 250 से ज्यादा इसी पटल पर संवाद आयोजित करते हुए कोरोना काल और उससे पूर्व जिस तरह से सार्थक पथ प्रशस्त किया है वह अनुकरणीय है, प्रेरक है। कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे जिस पर बुद्धिजीवियों को ही नहीं आम आदमी को भी खुलकर बोलने और बहस करने की गुंजाइश है। ऐसे विषयों को उठाता हुआ बिहार स्वाभिमान आंदोलन और इसी क्रम में आज हम स्वतंत्रता सेनानियों का अभी हमने प्रवेश किया है, हमारा देश प्रवेश किया है स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अर्थात अमृत महोत्सव में। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हमारे लिए गौरव का क्षण, हमारे लिए स्वाभिमान जागृति का क्षण। तिलक ने जिस सूत्र को, जिस सपने को साकार करने के लिए और जिस जिद्द को प्रतिफलित करने के लिए कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहूंगा या लेकर ही रहेंगे, इस तरह का आह्वान एक दृष्टा करता है, एक युग का निर्माता करता है। ऐसे ही एक युग दृष्टा, युग निर्माता और जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक आंदोलन की जमीन, ऐसी उर्वर जमीन दी जिस पर गांधी का व्यक्तित्व निखर कर आया और सही अर्थ में गांधी ने भारत को राष्ट्रीयता के नेतृत्व के लिए स्वीकारते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए इसी बिहार की चंपारण की भूमि से उन्होंने अपना सफल अभियान शुरू किया था। आज सत्याग्रह के शुक्ल पक्ष पंडित राजकुमार शुक्ल, हम उस महान स्वतंत्रता सेनानी को प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए बिहार स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा आज निर्धारित इस विषय पर संवाद करने के लिए एकत्र हैं। और हमारे साथ संवाद के लिए हैं यहाँ गांधीवादी विचारधारा के और साथ ही साथ विवेकानंद के शौर्य पराक्रम, भारतीयता, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक वैभव से प्रभावित रामदयालु सिंह महाविद्यालय के कल तक राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक, प्रखर प्राध्यापक, शिक्षक नेता और आज सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, बल्कि सोशल एक्टिविस्ट से ज्यादा इनकी एक सकारात्मक अहिंसात्मक गांधीवादी यात्रा है। उस यात्रा में भारतीय संस्कृति की रक्षा भी और भारतीय पारिवारिकता के साथ ही साथ हमारी जो विरासत है उसे भी संभालने की एक जिद है, एक निष्ठा है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आपका इस पटल पर स्वागत है। आपने काम किया है अपने ढंग से गांधी चिंतन पर भी, पंडित राजकुमार शुक्ल पर भी। आज हमारे साथ बाबा साहब भीमराव बिहार विश्वविद्यालय के डीन, इससे ज्यादा एक प्राध्यापक, उससे भी ज्यादा एक चिंतक, एक राजनीतिक चिंतक, एक सांस्कृतिक चिंतक और राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंतन में केवल भारत ही नहीं, भारत से इतर दूसरे देशों की राजनीतिक स्थिति और भारत से उसके संबंध को लेकर लगातार चिंतन करने का काम और लेखन करने का काम अपने प्राध्यापकीय जीवन के समानांतर किया है डॉक्टर अजीत कुमार जी ने। डॉक्टर अजीत कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम सत्याग्रह के संत, सत्याग्रह के शुक्ल पक्ष पंडित राजकुमार शुक्ल पर आज हम संवाद करेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर से, लौह नगरी से, लेकिन कोमल मिजाज रखने वाले, अपने पूर्वजों में आस्था रखने वाले और दर्जनाधिक के पुस्तकों के रचयिता, जिसमें राम संदर्भ भी है, जिसमें स्त्री विमर्श भी है, समसामयिक चिंतन भी है और सांस्कृतिक विचारधारा का संवहन भी है। संवहन है पूरी संवेदनशीलता के साथ, आत्मीयता और निष्ठा के साथ, शब्दों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करने में जिन्हें महारत हासिल है। ऐसे ही डॉक्टर अरुण सज्जन जी का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण सज्जन जी टाटा में रहते हुए, जमशेदपुर में रहते हुए भी अपने पूर्वजों को, ऐसे पूर्वजों का स्मरण लगातार किया है उनकी पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर, जिन पूर्वजों का राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की स्वतंत्रता में और साथ ही साथ पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए जिनका आदर्श व्यक्तित्व आज भी सर्वथा प्रासंगिक,
और कारगर है, ऐसे महापुरुषों का लगातार वहां स्मरण करते रहते हैं। आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल पर डॉक्टर अरुण सज्जन जी का भी स्वागत है। हम स्वागत के क्रम में क्रमशः डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अरुण सज्जन और नेपथ्य में अभी जो प्रकट होंगे ऐसे किसान नेता कवि नीरज नयन का भी हम इंतजार कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। अमित कुमार जी, रंगीश ठाकुर जी, आज हम जिस महापुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके कारण अंग्रेजी दासता से मुक्ति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता तक, मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता तक बनने का गौरव जिस बिहार की पावन भूमि चंपारण ने उपलब्ध कराया, और उस चंपारण में गांधी को लाने का श्रेय एक किसान के संवेदनशील नेतृत्वकर्ता, जिन्होंने किसान के दुख दर्द और उसके संघर्ष को बहुत पास से देखा, जिया, और साथ ही साथ अंग्रेजों के अत्याचार की त्रासदी को भी झेलने का, देखने का उन्हें अवसर मिला। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से पंडित राजकुमार शुक्ल ने निवेदन किया कि आप आइए, नीलों का अत्याचार, अंग्रेजों का अत्याचार और किसानों पर जो जुल्म किया जाता है आप देखें। चंपारण में आपके आने से विश्वास है कि उनकी समस्या का समाधान होगा और अंग्रेजों से लड़ने के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए किसान और गांवों की भी मानसिकता तैयार होगी। हम जानते हैं, अरुण बाबू जानते हैं, आप सबको भी पता है कि गांधी ने अफ्रीका से लौटने के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को अर्पित किया। उससे पहले उन्हें अवसर मिला था, गुजरात में उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन उन्हें उस समय सफलता नहीं मिली। वे हद तक निराश हो चुके थे और लौटने का मन बना रहे थे कि हम अफ्रीका लौट जाएं, लेकिन इसी बीच में चंपारण की भूमि ने उनके भीतर के संघर्षशील व्यक्तित्व को, उनके भीतर की राष्ट्रीय चेतना को और उनके नेतृत्व क्षमता की सफलता को आत्मविश्वास में बदलने का काम किया, और यह काम पंडित राजकुमार शुक्ल ने किया। मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी से निवेदन करता हूं कि आपने राजकुमार शुक्ल का बार बार स्मरण किया है, चर्चा उनकी की है। आप पंडित राजकुमार शुक्ल को सत्याग्रह के शुक्ल पक्ष के रूप में और साथ ही साथ किसानों की मुखर आवाज और गांधी के प्रवेश, इन तमाम संदर्भों को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आज के समय में उसे अभिव्यक्त करना चाहेंगे? डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय पंकज जी। बिहार स्वाभिमान आंदोलन का मैं शुक्रगुजार हूं कि आज के दिन, जो आज जन्मदिन है, 141वां जन्मदिन उनका है आज, उस अवसर पर उस व्यक्ति को याद करने की और उनको श्रद्धांजलि देने का मौका प्राप्त हुआ है। देखिए, जो चंपारण का आंदोलन है और जो तिनकठिया आंदोलन जिसको हम कहते हैं, ऐसा नहीं है कि राजकुमार शुक्ल जी एक बैग 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाकर उसकी चर्चा करने वाले थे, बल्कि अगर उसके पीछे इतिहास में आप जाएं तो 1908 से ही लगातार उनका प्रयास किसानों को गोलबंद करने का, और ये तिनकठिया प्रथा समाप्त हो, नील की खेती जो जबरन कराई जा रही है वो बंद हो, उसके लिए उनका प्रयास चलता रहा। यही नहीं, इतिहास इस बात का गवाह है कि उस समय के जो बिहार से समाचार पत्र निकल रहे थे, उसमें भी राजकुमार शुक्ल के प्रयत्न से चंपारण के किसानों की जो दुर्दशा थी उसकी चर्चा हो रही थी, और सरकार का नीलों का अत्याचार भी साथ साथ चल रहा था। बाद में जब बिहारी अखबारों को बंद करने का प्रयास हुआ तो राजकुमार शुक्ल जी कानपुर पहुंचे और वहां गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादक में प्रताप अखबार में 12 कड़ियों में
चंपारण के किसानों की चर्चा उस समय हुई है। वो 13 से लेकर और 13, 14, 15, 16 उस प्रताप अखबार में लगातार इसकी चर्चा होती रही। लेकिन वहीं पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने ही राजकुमार शुक्ल जी के सामने गांधी की चर्चा की थी, क्योंकि हम सबको मालूम है कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में के जो सत्याग्रह आंदोलन थे उसमें उनको सफलता मिली थी और उसकी चर्चा भारतवर्ष में भी हो गई थी। और जब 1915 में उन्होंने भारतवर्ष लौटने का निर्णय लिया था, उसके पूर्व ही गांधी मशहूर हो चुके थे। ये बात अलग थी कि भारतवर्ष को बहुत नजदीक से देखने का उनको मौका नहीं मिला था, इसलिए अपने गुरु गोखले के आदेश पर वो भारत भ्रमण कर रहे थे। चंपारण सत्याग्रह के पूर्व एक गिरमिटिया कानून जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जिसको समाप्त कराया था, वो कानून किसी न किसी रूप में भारतवर्ष में भी चल रहा था। तो उस गिरमिटिया कानून के खिलाफ भी सत्याग्रह करने की बात उनके मन में चल रही थी और उसके प्रयत्न चल रहे थे कि इस कानून को खत्म करवाना होगा। इसी बीच में आप सब लोगों को मालूम है कि जो दिसंबर महीने में 1916 के दिसंबर महीने में लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें राजकुमार शुक्ल जी, वकील ब्रजकिशोर बाबू, रामदयाल प्रसाद शाह, गोरख बाबू, हरवंश सहाय, पीर मोहम्मद मुनीस, संत राउत के साथ वहां पहुंचे थे। सबसे पहले ऐसा नहीं था कि गांधी लखनऊ अधिवेशन में ये सोच कर ही गए थे कि गांधी को हिलाना है। राजकुमार शुक्ल जी की इच्छा थी कि कुछ लोग निश्चित रूप से चंपारण आए और उसके जो किसानों का दुख दर्द है उसको समझने का प्रयास करें। इसलिए जब राजकुमार शाह के साथ घूमने के लिए निकले तो सबसे पहले लोकमान्य तिलक जी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने चंपारण की व्यथा, किसानों की व्यथा सुनाई, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उनका कहना था कि मैं अभी जो सेल्फ गवर्नेंस है उसके लिए मैं प्रयास में लगा हुआ हूं, इसलिए मैं चंपारण में समय नहीं दे सकता हूं। उसके बाद वो मदन मोहन मालवीय के पास जाते हैं। मालवीय जी उस समय BHU को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को गठित करने के प्रयासों में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने भी इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने गांधी का नाम सुझाया और ये दो में शाह के साथ, रामदयाल प्रसाद शाह जी के साथ वो गांधी के तंबू में पहुंचे। गांधी स्वयं कहते हैं कि जब बार बार उस सीधे किसान ने ये चर्चा की और बार बार ये कहा कि वकील साहब आपको समझा देंगे, गांधी जी को पता नहीं था कि किस वकील की बात कह रहे हैं, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो ब्रजकिशोर प्रसाद की ओर उनका इशारा था। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि उन्हें न तो चंपारण के बारे में कुछ पता था और न चंपारण में इस तरह की कोई किसानों के साथ नील की खेती, नील की गोटियां उन्होंने जरूर देखी थी, लेकिन नील की खेती में इस तरह का दबाव है और किसानों का शोषण हो रहा है, ऐसी किसी बात से वो विज्ञ नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी आदत के अनुसार वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कहा कि जब तक मैं बातों को स्वयं देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तब तक मैं इस पर अपने विचार प्रकट नहीं करूंगा। लेकिन बार बार उनका आग्रह होता गया और गांधी स्वयं कहते हैं कि राजकुमार शुक्ल के उस आग्रह को मैं ठुकरा नहीं पाया और मैंने वादा किया कि मैं जरूर चलूंगा। हालांकि उसमें गांधी की राय पर ही ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव में एक समिति बनाने की बात हुई
जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के लोग हों, और उसकी जांच की जाए कि आखिर चंपारण में हो क्या रहा है। उस प्रस्ताव के समर्थन में राजकुमार शुक्ल उठे तो उन्होंने वहां की पूरी दास्तान, वहां के किसानों की दर्द भरी दास्तान वहां पर रखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि शायद वो पहली घटना थी जब एक किसान, एक खेतीहर स्वयं खेतीहरों की समस्याओं की बात कांग्रेस के अधिवेशन में उठा रहा था। बहुत बड़ी बात थी, लेकिन यही बात समाप्त नहीं हो गई। गांधी कहते हैं कि जब वो कानपुर पहुंचे तो पीछे से कानपुर ये पहुंच गए। उसके बाद साबरमती आश्रम गए तो वहां भी राजकुमार शुक्ल हाजिर हो गए। अंत में गांधी ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे कलकत्ते आना है, कलकत्ते से मैं चंपारण की ओर चलूंगा। और इस तरह से 3 अप्रैल 1917 को गांधी कलकत्ते पहुंचते हैं कांग्रेस कमेटी की बैठक के लिए, और वहां शुक्ल जी भी बैठे रहते हैं। लेकिन शुक्ल जी के साथ जो गांधी की चर्चा चल रही थी उससे बिहार के नेतागण भी विज्ञ नहीं थे। स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं तो गांधी के बगल में बैठा हुआ था, राजकुमार शुक्ल आए नहीं, वो गांधी को छोड़कर वो बाहर ही रुक गए थे मीटिंग के बाहर। और शायद राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि गांधी हमको उस समय तक बहुत पहचानते भी नहीं थे, इसलिए गांधी ने कुछ कहना उचित नहीं समझा और राजेंद्र प्रसाद जी पुरी के तरफ चले आए और गांधी राजकुमार शुक्ल जी के साथ पटना पहुंच गए। और इस तरह से ये यात्रा जो कलकत्ते से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से फिर 15 अप्रैल को ये चंपारण की धरती पर मोतिहारी में, जहाँ के हमारे अजीत जी, डॉक्टर अजीत कुमार जी हैं, उसी जिले के और उस मोतिहारी शहर के बगल के, तो वहाँ पर गांधी का आगमन होता है। दरअसल मैं अपनी बातों को थोड़ा संक्षेप करना चाहूँगा। दरअसल मैं ये मानता हूँ कि शायद दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रारंभ गांधी ने वहाँ किया, लेकिन भारतीय वातावरण में किस तरह से सत्याग्रह किया जाए, क्योंकि गांधी स्वयं कहते हैं अपनी आत्मकथा में कि जब मैं गिरमिटिया कानून को समाप्त करने के लिए एक आंदोलन, एक सत्याग्रह और एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाने की बात कर रहा था, तो मैं स्वयं किंग कर्तव्य विमूढ़ था कि आखिर इस आंदोलन को बढ़ाया कैसे जाएगा। यानी ऐसा लगता है कि भारतीय परिवेश में भारतीय जनमानस को सत्याग्रह के लिए कैसे तैयार किया जाए, इस पर गांधी अभी बिल्कुल एक सही धरातल पर नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए राजकुमार शुक्ल को उसका क्रेडिट जाना चाहिए कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी को मौका दिया कि गांधी चंपारण आए और उनकी समस्याओं को सुने। और धीरे धीरे गांधी जैसे जैसे, जब मुजफ्फरपुर में, मैं तो मुजफ्फरपुर को इसलिए बहुत महत्व देता हूँ, एक तरह से पूरे चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर जो एक रणनीति बननी थी, वो रणनीति गांधी के जो रोड मैप था उसको गांधी ने मुजफ्फरपुर में ही तय कर लिया था। और उन्होंने तय कर लिया था कि इसमें अपने किसी अंग्रेज दोस्त का साथ नहीं लेंगे। और आपने देखा कि जब एंड्रयूज आते हैं चंपारण में तो सारे लोग बेचैनी में हैं कि एंड्रयूज को यहाँ रोक लिया जाए। और तब गांधी कहते हैं कि मैं समझता हूं कि तुम क्यों एंड्रयूज को रोकना चाहते हो। इसलिए रोकना चाहते हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का कमिश्नर सब अंग्रेज हैं, और एक अंग्रेज गोरा अगर हमारे साथ होगा तो हम पर अत्याचार नहीं होगा। तो मैं तो इसी डर को समाप्त करने के लिए आया हूँ। इसलिए एंड्रयूज को बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाना होगा, बहुत जल्दी यहाँ से चले जाना होगा, क्योंकि उनको फिजी जाना था, जो वहाँ भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ में करने के लिए।
और इस तरह से एक, और यही नहीं, कोई गांधी का साथ पकड़ना राजकुमार शुक्ल का उद्देश्य नहीं था। जब गांधी मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो उसके दूसरे दिन ही राजकुमार शुक्ल चंपारण की ओर निकल पड़ते हैं, और जो 4-5 दिनों का समय है उसमें राजकुमार शुक्ल पूरे, उस समय तो चंपारण ही था, जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण सब एक ही चंपारण था, तो पूरे चंपारण के जितने जगहों पर वो जा सकते थे, या जो उनके समर्थक या जो लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उन सब लोगों के बीच में गांधी की चर्चा करने का काम उन्होंने, और ये कहने का काम कि गांधी एक ऐसा मसीहा है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा, इस तरह से एक माहौल बनाने का काम उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी बात हुई। एक लाना अलग बात होती है, लेकिन उसका माहौल तैयार कर देना और एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर देना, ये राजकुमार शुक्ल जैसे लोगों से ही संभव था। इसलिए निश्चित रूप से एक जो चंपारण सत्याग्रह की जो सबसे बड़ा जो भारतवर्ष के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो उसका प्रभाव देखने में आता है, वो ये कि डर समाप्त हो गया। लोगों को जो अंग्रेजों का एक भय था, वो भय समाप्त हुआ, और उस आंदोलन की सफलता ने एक स्वतंत्रता आंदोलन को की अच्छी नींव बनाने का काम किया। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी के पास फिर हम लौटेंगे। जी जी जी, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। मेरे सामने बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वे लोग भी इस पर अपने विचारों को प्रकट करें। इस क्रम को आगे बढ़ाने। गांधी को पकड़ना पंडित राजकुमार शुक्ल का उद्देश्य नहीं था, और गांधी से पहले ही चंपारण में जाकर जिस तरह से वातावरण बनाया, और जब उन्होंने तिलक से निवेदन किया, तिलक ने अस्वीकार कर दिया, फिर मदन मोहन मालवीय से निवेदन किया, मालवीय जी ने गांधी का नाम सुझाया, गांधी ने भी बहुत सीरियसली नहीं लिया, लेकिन लगनशीलता और उनके भीतर जो स्वतंत्रता की आग और अंग्रेजी सल्तनत के विरुद्ध जो एक चिंगारी भड़की हुई थी, उसे चाहते थे कि उसे अंजाम दिया जाए, और अंग्रेजों के शोषण से हमारा किसान, हमारा भारत और हमारा चंपारण मुक्त हो, इसके लिए एक मजबूत नेतृत्व के लिए वे लगातार बेचैन रहे। लेकिन बेचैनी के साथ साथ वे स्वयं भी पहल करते रहे, जैसा कि अरुण बाबू ने बताया कि वे वहां जाकर लोगों को जागरूक करने लगे कि गांधी आने वाले हैं। इस तरह की जागरूकता फैलाने वाले वे ऐसे योद्धा, स्वतंत्रता योद्धा थे जिन्होंने अपने आप को होम दिया था, अपने आप को अर्पित कर दिया था। हम आज भी जानते हैं कि भारत गांवों का देश है, और गांव कृषि पर आधारित है। किसानों का शोषण, दमन, किसानों को सुविधा, किसानों के उत्पादन के लिए बाजार, समस्या आज भी किसानों के साथ बहुत है। आज भी गांवों का, ठीक है कि विकास के क्रम में गांव का शहरीकरण हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ नष्ट भी हो रहा है। तो गांव की सादगी को बचाते हुए किस तरह से हम स्वतंत्रता के उद्देश्य को एक विराट बड़े फलक पर स्थापित करें। हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हैं, यह गौरव की बात है। हमारे साथ पटल पर संवाद करने के लिए उपस्थित है डॉक्टर अरुण सज्जन, जिन्होंने पंडित राजकुमार शुक्ल की बाबत लगातार चर्चा की है, जिन्होंने साहित्य रचते हुए अपने पूर्वजों का भी स्मरण किया है। हम अरुण कुमार सज्जन जी से जानना चाहेंगे कि किसान और फिर गांधी से ज्यादा उन्हें अपने क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने की बेचैनी थी। इसके लिए उनको लग रहा था कि हम तो घर के हैं, मेरा कहा कितना मानेंगे, कितना कारगर होगा, जबकि वे लगे हुए थे, लगातार प्रयत्न में थे, लेकिन किसी राष्ट्रीय फलक के विश्वसनीय नेतृत्व की उन्हें तलाश थी, जो गांधी के रूप में मिल गई। डॉक्टर अरुण सज्जन जी। जी, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मेरे अनन्य मित्र डॉक्टर संजय पंकज जी। आवाज मेरी जा रही है ना? साफ आ रही है आवाज, बोलिए। जी जी, पटल पर उपस्थित डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार जी, हमारे अमित रंजन जी, और पटल पर जुड़े हुए सभी विद्वत सुधीजनों को मैं पहले अभिवादन करता हूं, और सबों को मैं
बधाई देता हूं कि आज इस पुनित अवसर पर हम लोग जुड़े हैं, जहां पर बिहार के, निश्चित रूप से मैं अमित रंजन को मैं बधाई दे रहा हूं, उन्होंने बिहार स्वाभिमान दिवस या उस तरह के मंच से आज का दिन जो पंडित राजकुमार शुक्ल जी का 146 समाप्त पूरा हो चुका है। चूंकि 23 अगस्त 1875 को उनका जन्म है, तो ये 147वां मैं कह सकता हूँ, हम लोग कह सकते हैं। उनके जन्म पर हम लोग एकत्रित हैं और सर्वप्रथम मैं उस महापुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने बिहार को एक पहचान दी। निश्चित रूप से अभी मैं अरुण बाबू को सुन रहा था और हमारे मित्र संजय पंकज जी भी बता रहे थे, भारत गांव का देश रहा है। बिल्कुल, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी, लेकिन जब वो भारत 1915 में लौटे थे, तब उन्हें बिल्कुल उनके गुरु, जो राजनीतिक गुरु गोखले जी हैं, उन्हें आंदोलन को समझने के लिए भारत भ्रमण की सलाह दी थी। और गांधी जी जगह जगह, कभी कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता, साबरमती में रह करके पूरे देश को आंदोलन के जो रहस्य है उसकी धारा को समझने में लगे हुए थे। उनकी पहचान भारत में एक नेता के रूप में उस समय तक नहीं थी। मैं अरुण बाबू की इस बात का 100% समर्थन करता हूं कि यह पंडित राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है कि राजकुमार शुक्ल को वहां के किसानों के ऊपर जो उत्पीड़न और अत्याचार था, उसकी छटपटाहट थी, और जैसा कि मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा कि किन किन लोगों से वे सलाह ले चुके थे, उन्हें एक बहुत ही सफल और बिल्कुल कहें इस प्रकार के नेतृत्व की जरूरत थी, जो उनके किसान आंदोलन को और इस नील की खेती के लिए जो विवश किया जा रहा था चंपारण के किसानों को, उस पर वो, चूंकि राजकुमार शुक्ल बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, वे एक निपट किसान थे, कुछ वो भाषा जानते थे लिखने पढ़ने के लिए। मैं उनकी बात, जो अभी अरुण बाबू ने कहा कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, मैं उसके कुछ पंक्तियों को सुनाना चाहता हूं। चंपारण पहुंचने के बाद शुक्ल जी यहाँ के रैयतों की ओर से गांधी जी को बेतिया से 27 फरवरी को एक पत्र बेतिया के एक नौजवान पीर मोहम्मद मुनीस से लिखवाते हैं। मान्यवर महात्मा, किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी भी दास्तां सुनो। आपने उस अनहोनी को प्रत्यक्ष कर कार्य रूप में परिणत कर दिखलाया, और जिसे टॉलस्टॉय जैसे महात्मा केवल विचार करते थे। इसी आशा एवं विश्वास के वशीभूत होकर हम आपके निकट आपकी अपनी राम कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं। हमारी दुख भरी गाथा उस दक्षिण अफ्रीका के अत्याचार से, जो आपके अनुयायी वीर सत्याग्रही बहनों और भाइयों के साथ हुआ, कहीं अधिक है। हम अपना वह दुख जो हमारे 19 लाख आत्माओं के हृदय पर बीत रहे हैं, सुनाकर आपके कोमल हृदय को दुखित करना उचित नहीं समझते। बस केवल इतनी ही प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरह विश्वास हो जाएगा कि भारतवर्ष के एक कोने में यहाँ की प्रजा किस प्रकार के कष्ट सहकर पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा है। हम और अधिक नहीं लिखकर आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जो लखनऊ कांग्रेस के समय, फिर वहां से लौटते समय कानपुर में आपने की थी, अर्थात मैं मार्च अप्रैल महीने में चंपारण आऊंगा। गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया था, जैसा कि हम ही अन्य वक्ताओं से सुन रहे थे। बस अब समय आ गया है, श्रीमान अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। चंपारण की 19 लाख दुखी प्रजा श्रीमान के चरण कमल के दर्शन के लिए टकटकी लगाए बैठी है, और उन्हें
आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहिल्या तर गई, उसी प्रकार सिवान के चंपारण में पैर रखते ही हम 19 लाख प्रजाओं का उद्धार हो जाएगा। आपका दर्शनाभिलाषी राजकुमार शुक्ल। यह बहुत ही मार्मिक पत्र उन्होंने पीर मोहम्मद से लिखवाया था, और पीर मोहम्मद एक सफल शिक्षक थे, उन्हें भाषा और शब्द का भी ज्ञान था। उन्होंने राजकुमार शुक्ल की भावनाओं को, उनके अंदर जो ज्वाला थी उसको शब्द सह उतारने की पूरी कोशिश की और सफलता पाई। जहां तक राजकुमार शुक्ल जी की बात है, बिल्कुल यह हमें फक्र करने, गर्व करने का विषय है कि आज भी, संजय जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि आज जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, आज भी देश में एक किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन वह किसान, जो गंवई किसान, जिन्होंने 19 लाख किसानों की व्यथा को दूर करने के लिए ना जाने कितनी बार यात्रा की, उन्होंने कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता और साबरमती की। कई बार उनके पास पैसे नहीं होते थे मुकदमे लड़ते लड़ते, यातना खाते खाते, और कई बार उन्होंने बरसात में नदी को पार करने के लिए लाश जिस पर ढोई जा रही थी उस नाव पर चढ़ करके उन्होंने नदी पार किया है। उनके बहुत सारे जमीन थी, ऐसी बात नहीं कि बहुत ही कम जमीन थी, 100 बीघे से अधिक जमीन थी, लेकिन अंततः जब उनकी मृत्यु हो रही थी उस समय सारी जमीनें करीब करीब मुकदमे लड़ने में उन्होंने गंवा दी थी। उनके साथ जो तिकड़ी बनी थी, शेख गुलाब शीतल राय, उसमें राजकुमार शुक्ल चाणक्य की भूमिका में थे। वे ऐसा नहीं है कि केवल आंदोलन को एकत्र कर रहे थे, संगठित कर रहे थे, बल्कि कई बार कोड़े खाए, लाठियां खाई और जेल की यात्रा की। जब बिल्कुल वह जो एक और भी जो बातें आती है, कई बातें आती है कि जैसा कि अरुण बाबू ने अभी कहा कि राजेंद्र बाबू उस समय तक गांधी जी की तरफ से, गांधी जी को बहुत ज्यादा जानते पहचानते नहीं थे। उन्होंने लिखा है पत्र में, अभी जो मैंने उस पत्र का हवाला दिया है, बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हुए हैं भूतपूर्व, अभी नहीं रहे, राय प्रभाकर प्रसाद जी, उनकी पुस्तक से मैंने उद्धृत किया है, वो पुस्तक मेरे हाथ में है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि जब राजकुमार शुक्ल अपने साथ ट्रेन पर बिठाकर गांधी जी को पटना लाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ ले जाते हैं, निश्चित रूप से राजेंद्र बाबू वहां नहीं थे, उनके नौकर चाकर ने गांधी जी को अंदर के शौचालय में उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी। गांधी जी समझ गए और उन्होंने एक जगह लिखा है कि छुआछूत और इस तरह की जो भावना है वह यहाँ काफी व्याप्त थी। वे एक बार बहुत ही चिढ़कर उन्होंने लिखा है, कहा है कि यह निपट किसान मुझे न जाने कहां किस अवस्था में ले आया। वे बिहार के कहीं भी इस तरह के गांवों की यात्रा उन्होंने नहीं की थी इसके पहले। फिर वो जाकर के कालांतर में कल होकर के मुजफ्फरपुर आते हैं, मुजफ्फरपुर से वो सारी बातें अभी कही गई है, उसमें कोई नई बात मैं नहीं जोड़ना चाहता हूं। मैं एक बात पर आप सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। राजकुमार शुक्ल अभी जो शताब्दी वर्ष मनाया गया, उसके बाद से निश्चित रूप से अभी राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान पटना में उनके नाती रवि भूषण जी और कई लोगों ने बहुत सारे मुहिम छेड़ा। राजेश भट्ट जी जो अभी क्या नाम है, लोजपा के प्रवक्ता हैं, मिल करके कई बार राज्यपाल से या कई बार उन्होंने संपर्क किया। मुझे भी बिहार विधानसभा सम्मेलन भवन में उन्होंने 2017 में बुलाया था, वहां भी कुछ मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की थी। और वो सारे कुछ हो रहे हैं, ठीक है, उनका संग्रहालय में उनकी एक मूर्ति भी लगाई गई। भारत रत्न की उपाधि के लिए उनको
ये सारी बातें कर्पूरी ठाकुर के साथ और भिखारी ठाकुर के साथ बातें चल रही है, ये सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर रेखांकित करने वाली बात है कि पंडित राजकुमार शुक्ल मात्र 54 साल की उम्र में किसान के ऊपर अत्याचार को निजात दिलाने के लिए जो अपनी जान दे दी, उनके साहित्य में, इतिहास में, जहां तक मेरी जानकारी है, इंडिगो एक करके एक चैप्टर है सीबीएसई में, वहां भी मैंने देखा थोड़ी सी चर्चा, एक पैराग्राफ में राजकुमार शुक्ल की बात आती है। मैंने अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक लिखने के क्रम में राजकुमार शुक्ल पर पूरा एक लेख निबंध दिया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में परमात्मा करे राजकुमार शुक्ल जी के बहुत बड़ी मेरी ओर से छोटी सी श्रद्धांजलि होगी। मेरा प्रयास होगा कि वह पाठ्यक्रम में 8वीं क्लास में मैंने दिया है, एक प्रकाशक ने लिखवाया है। और मुझे लगा इन बातों पर इन बात पर मेरा ध्यान गया जो अभी संजय जी ने कहा। 2017 में, 18 में, 19 में मैं लगातार जमशेदपुर में भैरवलाल दास बिहार विधान परिषद के प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ये सुजाता चौधरी जो भागलपुर यूनिवर्सिटी में कभी व्याख्याता होती थी और अभी समाज सेविका हैं, उन्होंने भी किताब लिखी है। इन लोगों ने काम किया है। मेरे मन में इच्छा हुई कि बाकी सारे आंदोलन सारे ठीक है, जितनी भी नदियां मिल रही हैं सब समुद्र में गंगा के माध्यम से मिल रही है, वो सही है। लेकिन अगर जो हम लोग पढ़े लिखे लोग कुछ अगर जो उनके साहित्य को जो अभी हमारी पीढ़ियों तक नहीं पहुंची है, यह हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। गांधी जी तो बापू हो गए, राष्ट्रपिता हो गए, लेकिन राजकुमार शुक्ल जी को क्या मिला? राजकुमार शुक्ल जी एक चर्चा में, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, संकोच नहीं है कि यह लगातार इस चर्चा में अभी राजकुमार शुक्ल 2, 4, 5 वर्षों से हम लोगों के, मैं देख रहा हूं कि पूरे भारत के सोशल साइट पर खास करके छाए हुए हैं कि नहीं भाई, इनको भी एक गरिमा, इनको भी प्रतिष्ठा, इनको भी पद, उनको भी भारत रत्न वगैरह वगैरह मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हम लोग सारे लोग यहाँ पढ़ने लिखने पढ़ाने करने वाले हैं, यदि हम पीढ़ियों तक इस तरह के महान पुरुष को नहीं ले आए तो हमें पीढ़ियां माफ नहीं करेगी, हम लोग जो भी बात करें। इसलिए हमने राजकुमार शुक्ल शोध संस्थान बनाने का, एक संस्था कायम करने का एक प्रयास किया है, जिसमें सारे लोगों को मैंने निवेदन किया। एक बार तो भैरवलाल जी को भी मैंने बुलाया था, सुजाता चौधरी जी से भी मेरी भेंट हुई रांची में, जब वहाँ उनको सम्मानित करने के लिए, और मुझे भी बुलाया गया था एक मंच पर। मैंने कहा था, अभी एक बेतिया में है, क्या नाम है उनको, उन्होंने एक नाटक लिखा है, इसमें मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, अभी आज मैं पढ़ रहा था, वो शिक्षक हैं, अभी भी शिक्षक हैं, कार्यरत हैं, उन्होंने भी काम किया है। मेरा कहने का आग्रह है, निवेदन है आप सभी से कि यदि राजकुमार शुक्ल के जो त्याग, तपस्या या समर्पण है, अगर जो उनकी बातों को हम साहित्य में कुछ भी किसी भी प्रकार ला सकें, पुस्तकों में, पत्रिकाओं में, स्मारिकाओं में, और आज की पीढ़ियों से जोड़ सकें, तो शायद एक आहुति हमारे तरफ से हो सकती है और हम कुछ काम कर सकते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ। हमारे सामने अजीत बाबू बैठे हुए हैं। एक समय था, मैं मुजफ्फरपुर में था, चक्कर पर था, मैं संजय जी से बता रहा था कि हम लोग बड़ी सन्निकट होते थे। विपिन बाबू, डॉक्टर विपिन किशोर सिंह जो हमारे बगल में थे, मैं वहाँ रहता था और सर से भी बात होती थी, भेंट होती थी। उन दिनों में वहीं था जहाँ सर वो प्रोविजी थे, उस समय मैं पीएचडी कर रहा था जी। तो मुझे लगा कि बहुत जमाने के बाद आपको देखूंगा और उससे भी ज्यादा सुनूंगा, मेरी जिज्ञासा है। तो मैं इसी बात से, इसी निवेदन के साथ, आग्रह के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप कृपया हम लोग अब जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और उनके साहित्य को अपनी पीढ़ियों तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, अमित रंजन जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस महत्वपूर्ण विषय पर जो हम लोग विमर्श कर रहे हैं, इसे सुनने के लिए पटल से बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रंगीश ठाकुर जी ने लिखा, अपनी टिप्पणी दी कि बिहार के स्वाभिमान के प्रतीक पुरुष पंडित राजकुमार शुक्ल, सही अर्थ में वो हमारे बिहार के गौरव हैं।
बिहार के स्वाभिमान है। और डॉक्टर अरुण कुमार सज्जन ने बताया कि वे कितना काम कर रहे हैं, सिलेबस में भी किस तरह से ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व को रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरित हो, उनसे सबक सीखते हुए राष्ट्रीय निष्ठा को संजो सके। अरुण सज्जन जी ने प्रकारांतर से, शोधात्मक दृष्टिकोण से और निवेदन किया, अरुण जी बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। एक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी ने पूरा वाकया बताया, पूरा वृत्तांत बताया कि किस तरह से चंपारण के किसानों की पीड़ा को लेकर लखनऊ गए थे और उससे पहले भी बार बार उन्होंने प्रयास किया कि इन्हें व्यापक रूप से संगठित करने के लिए, साथ ही साथ अंग्रेजों से संवाद करके इनको शोषण से बाधित हो रहा है। नेट की समस्या हो गई ना। आवाज नहीं है। ऑडियो प्रॉब्लम है। जी जी जी, संजय जी के साथ ऑडियो समस्या है जी। संजय जी आवाज जा रही है तो अपने ऑडियो ठीक कर लें, नहीं तो अजीत बाबू अपनी बात रखें, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं अपने मित्र संजय जी के संचालन में, क्योंकि ऑडियो जब तक ये है, समय भी हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा लेट नाइट या इवनिंग में कहें। अजीत बाबू आरंभ करें अपनी जी बात। जी जी, धन्यवाद। आपने मौका दिया। राजकुमार जी, राजकुमार शुक्ला जी के बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं और मैं तो इतिहास का छात्र हूँ और हमेशा से मेरी ये कोशिश रही है कि हर महान व्यक्ति के साथ जो एक आभा मंडल जुड़ जाता है उससे बिना प्रभावित हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अगर हम चर्चा करें तो शायद ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों की जीवंतता और भी अधिक बढ़ जाती है। राजकुमार शुक्ल जी आज की तारीख में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जहां कहीं भी चंपारण आंदोलन की बात आती है, राजकुमार शुक्ल से ही चर्चा शुरू होती है। इसलिए देश दुनिया में, इतिहास के किताबों में या स्वतंत्रता संग्राम के महान वीर सपूतों में हमें अलग से राजकुमार शुक्ल के नाम को जुड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो नाम जुड़ा हुआ है, स्वर्णिम अक्षरों से में जुड़ा। आवाज कट रही है क्या? हेलो जी जी, थोड़ी आवाज जी, आवाज कट रही है? अभी ठीक है, अभी ठीक है, बोला जाए। जी 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 जी, अभी ठीक। ये बार बार इको भी हो रहा है इसलिए परेशानी हो रही हाँ हाँ, है। एक्चुअली हमने जितना भी काम किया है चंपारण आंदोलन पर, किसान आंदोलन पर या बिहार की राजनीति में, मेरे लिए राजकुमार शुक्ल एक क्रांतिकारी नेता होने के अतिरिक्त उस राजनीति समाजशास्त्र को समझने के एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ज्ञान बिंदु हैं, जहां से हम उस राजनीति को समझने की कोशिश कर सकते हैं जिसने राजकुमार शुक्ल को पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक नया परिचय दिया और चंपारण को उस स्थिति में पहुंचाया जहां वो पूरे देश की राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन सका।
आप सबों को मालूम है कि राजकुमार शुक्ल से बहुत पहले 1905-6 के आसपास हैं, चंपारण में एक जमीन तैयार हो चुके थे किसान आंदोलन के। 60 आंदोलन की चर्चा हम लोग बार बार करते हैं और उस क्रम में हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरह से उस समय के कुछ जुझारू किसानों ने नेतृत्व संभालते हुए अंग्रेज नीलहे कोठी वालों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। बाद में राजकुमार शुक्ल जी भी इसमें शामिल हुए, लेकिन क्यों शामिल हुए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजकुमार शुक्ल जी के बारे में एक दो बातें जो बार बार कही जाती है और मैं उस पर थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण रखता हूँ। एक हम लोग की आदत है कि सहानुभूति बटोरकर हम किसी को महान बनाने की कोशिश करते हैं। गांधी आधा कपड़ा पहनते थे, हाथ में लाठी रखते थे, बहुत कमजोर पृष्ठकाया व्यक्तित्व के मालिक थे, इसलिए वो महान थे। ऐसी बात नहीं थी। गांधी आधा कपड़ा पहनते थे, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वो मान के चलते थे कि जब तक हमारी पूरी आबादी अधनंगी है, हमको वो पुराने विलायती कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है जिसको पहन के हम दक्षिण अफ्रीका में थे या इंग्लैंड में थे। उन्होंने भारतीय जनमानस के अंदर खुद को स्थापित करने के लिए वो वेशभूषा अपनाई थी। गांधी दुबले पतले थे, यह उनकी शारीरिक कमजोरी नहीं थी, यह उनका योग था जो सुबह के नाश्ते की शुरुआत नीम की चटनी के साथ करता था और सिर्फ वही चीज खाता था जो प्रकृति ने विपुल मात्रा में उपलब्ध करा रखा। राजकुमार शुक्ल के बारे में यह कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे। कबीर भी अनपढ़ थे, तुलसी भी अनपढ़ थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो साक्षर नहीं थे, उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन वो बुद्धिमान थे, जागरूक थे, कैथी के जानकार थे और वो वह आदमी था जो ईस्ट और वेस्ट जो आज का चंपारण है उसके तमाम बड़े जमींदारों साहूकारों की केस की पैरवी खुद दरभंगा जाके करता था। ये सारे जमींदार जिनके पास अकूत संपत्ति थी, वो तमाम साहूकार जिनके पास अथाह संपत्ति थी, उनके पास सब कुछ था, डिग्रियां थी, ज्ञान था, लेकिन वो समझ नहीं थी जहां पर वो अपने केस को सही ढंग से हैंडल कर सके। और यही कारण था कि राजकुमार शुक्ल सिर्फ दरभंगा ही नहीं, वो कलकत्ता तक बार बार यात्रा किया करते थे और वकीलों के साथ उनका जो लाइजन होता था वो अपने हित में नहीं था, वो स्थानीय किसानों, साहूकारों, व्यापारियों, जमींदारों के हित के संरक्षण के लिए वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करते थे। इसलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर हमको कोई ये कहता है कि वो अनपढ़ थे, गवार थे, मैं शायद बहुत अंदर में एक प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि हमने आज साक्षरों को पैदा करना शुरू किया है, बुद्धिमानों को पैदा करना हमने बंद कर दिया है। राजकुमार शुक्ल अपने जमाने के विद्वान थे, जानकार थे, उनको दुनियादारी की समझ थी, लड़ने की समझ थी और किसी भी केस को अंतिम हद तक पहुंचाने की वो कुवत रखते। दूसरी चीज कि उनके बारे में कहा जाता है कि अति साधारण किसान थे। अरे भाई साहब, जिस किसान की 2-2 गांव में जमीन हो, पक्का मकान हो, जिसके पास 60 भैंस हो, 300 गाय हो, वो अति साधारण तो नहीं हो सकता है। जिसने इलाहाबाद के किसी बड़े साहूकार, किसी देशी रजवाड़े के यहाँ मैनेजरी की हो, जो बेतिया राज में अमला के तौर पे वो उसने काम किया हो, वो साधारण आदमी नहीं था। फिर ऐसा असाधारण आदमी कैसे क्रांतिकारी हुआ, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम लोग शायद इस पक्ष को कभी भी विश्लेषित करने की कोशिश नहीं करते हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमने जो राजकुमार शुक्ल की एक तस्वीर बना रखी है
दीन दुखिया, कमजोर, अशिक्षित, और ये हमको लगता है कि शायद वो व्यक्तित्व उनका खंडित हो जाएगा, उनकी छवि खराब हो जाएगी। आज समय है कि राजकुमार शुक्ल अंदर से जितने मजबूत थे, उनका व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली था, उसको खुल के सामने रखें। लगातार याचना और अपने आप को कमजोर दिखा के दूसरे की सहानुभूति बटोरने की जो हमारी आदतें रही हैं, उसने हमारे इतिहास को भी कमजोर किया है और कहीं ना कहीं वो बहुत प्रेरणादायक नहीं रहा। गांधी के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और उसको कोई भी बात ऐसी जो एक बार कह दी जाए उसको दोहराना ठीक नहीं होता है। मैं 2-3 मुद्दों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। राजकुमार शुक्ल ने आंदोलन की शुरुआत क्यों की? कुछ कारण तो रहे होंगे। अब इन कारणों की अगर तलाश की जाए तो अभी जैसे हमारे इतिहास में सबल्टर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो गई है, नीचे के स्तर से क्रांति के उत्पत्ति की बात की जाती है, हम वहां चलते हैं। कांग्रेस सक्रिय राजनीति में थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ राजकुमार शुक्ल की पहचान थी। राजकुमार शुक्ल छपरा, सावन, गोपालगंज के बैठकों में भी जाते आते रहे। ब्रजकिशोर राव के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे और आपको पता होगा कि ब्रजकिशोर राव ने एक बार हिम्मत दिखाई थी नीलहे कोठी वालों के खिलाफ केस लड़ने की। उनको लोगों ने समझाया था ऐसा मत करो, अगर करोगे तो अंग्रेज तुमको बर्बाद कर देंगे। अकेले ब्रजकिशोर राव ने वो हौसला दिखाया और नतीजा ये रहा कि वो पूरे दौर में ये मेरी आवाज बाधित सर? हाँ, बाधित हो रही आवाज आ रही है आ सर? रही अब ठीक है, बीच ठीक बीच है, में ठीक बाधित और आ रही आई जी जी देख कुछ रहा हूँ आप लोगों की, हाँ, लेकिन बात अपनी चालू रखूंगा कि आ रही है। कि कांग्रेस की जो राजनीति थी उसमें आप गौर करेंगे कि कांग्रेस में बहुत कट्टरवादी राष्ट्रवादी भी थे। भारतीय कृषि और खेतीहर मजदूरों के प्रति उनकी कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। कृषकों के प्रति वो काफी उदासीन थे। गोपाल कृष्ण गोखले खेतीहर कामगारों की समस्या से परिचित थे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर आवाज भी उठाई थी, लेकिन संघर्ष की योजना बनाने में वो भी असफल रहे थे। और सच्चाई ये थी कि कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने या प्रादेशिक नेताओं ने भारत और बिहार के असंगठित किसानों को कृषक वीडियो ऑफ हो गया है। डिस्कनेक्टिविटी होती रहती है। बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें निकल कर आ रही थी। अजीत जी जिस सूक्ष्मता के साथ और राजकुमार शुक्ल के यथार्थ व्यक्तित्व के और उनके आर्थिक आधार को स्पष्ट करते हुए, लेकिन उतना संपन्न आदमी किन कारणों से किसान के पक्ष में हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हो जाता है, यह महत्वपूर्ण बात है। अजीत जी आते रहेंगे। इस बीच बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं और लगभग देश के अलग अलग प्रांतों से जुड़े हुए काफी लोग हैं, यंग भी हैं, प्रबुद्ध भी हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र के बुद्धिजीवी भी हैं। अर्चना है, प्रभात हैं, पद्मा मिश्रा हैं, साहित्य संस्कृति इतिहास एस.के. सिंह जी हैं, ब्रजेंद्र नाथ मिश्र जी हैं। सब लोगों का बहुत अमर सुंदरम सब लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए कि राय अर्चना बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण हम जी हाँ आ गए अजीत बाबू, आइए बोलिए। मैं किसी कारण से निकल गया था इससे। आवाज आ रही है बोलिए। ठीक है जी 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 बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि राजकुमार ये थी कि चूंकि उन्होंने
पूरे देश की राजनीति में और खासकर बिहार की राजनीति पर उनकी है। वो खेतिहर किसान मजदूर और किसानों, छोटे किसानों की स्थिति को लेकर संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए वो चाह रहे थे कि ये सारे के सारे मुद्दे राष्ट्रीय फलक पर उठाए जाएं और पूरी मजबूती के साथ उठाए जाएं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, और शायद आपको इसीलिए जानकारी होगी कि वो लखनऊ गए थे और लखनऊ को गांधी से मिलने नहीं गए थे, मालवीय जी से मिलने गए थे, इसकी चर्चा हो चुकी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, गांधी जी राजकुमार शुक्ल के विप्लवी बनने का या आकर नेतृत्व, उसका एक बड़ा कारण था कि नीलहे बगान मालिकों ने कृषि भू स्वामित्व और सार्वजनिक उपयोग की ग्रामीण जमीन के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। इस पर अभी तक बहुत सघन शोध नहीं हो पाया है, लेकिन यह आवश्यक है। राजकुमार शुक्ल अचानक क्यों इतने उग्र हो गए? उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेजों, नीलहे बगान मालिकों को, उनको अधिक से अधिक जोत की जमीन चाहिए थी और इसके लिए उन्होंने वो तमाम जमीन जो ग्रामीणों को परंपरागत रूप से चारागाह के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए परंपरा के अनुसार मिली हुई थी, उसको उन्होंने जोत की जमीन में शामिल करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज कि कृषि स्वामी, अब बहुत सारे ऐसे किसान थे जो बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर था और उनकी खेत जमीन जो है उसमें से कौन सा 3 कट्ठा जिस पर उनको नील की खेती करनी है उसको चयन कर ले और बाकी पर वो खेती करना शुरू कर दें। चूंकि कोठी वालों के तरफ से ऐसे मुलाजिमों की नियुक्ति में और वैसे खेतों की पहचान में विलंब किया जाता था और कई बार ऐसा होता था कि किसान जो सबसे अच्छी जमीन थी उस पर वो फसल तैयार कर देते थे और बाद में कोठी के अमलादार पहुंचते थे और वो जो जिस जमीन पर ऑलरेडी खेती हो चुकी थी उसको कहते थे कि फिर नए ढंग से जोत करो और इस पर नील की खेती करो। इस बात का जिक्र बहुत कम जगह मिलता था कि नील की कोठी वाले जिस खेत पर नील की फसल बुवाते थे उस पर 15 से लेकर 20 जोत वो करवाते थे। अब आप उम्मीद करें, हम लोग तो किसान परिवार से भी जुड़े हुए हैं, अपने खेत को 2 बार जोत करा के हम कोई फसल बो देते हैं। अब आज के जमाने में अगर कोई कहे कि 20 बार उसमें जोत कराइए, हल चलवाइए और उसके बाद नील की खेती करें, आप समझ सकते हैं कि ये कितना भी कष्टकारी रहा हो। तो तीसरी चीज कि जो किसान थोड़ा सा भी विलंब करता था तुरंत उसकी जमीन को कब्जा करके कोठी वाले उसको जिरात में कन्वर्ट कर देते थे। एक आरोप लगता रहा है बार बार कि बगान मालिक बहुत ज्यादा वसूली करते थे, वो तो एक मुंसिपल उनकी मजबूरी थी। आपको पता होगा कि जिस बड़े दर पर उन्होंने रामनगर, बेतियाराज वगैरह की जमीन ली थी और उन जमीनों पर जो पुराना बकाया था वो राशि इतनी अधिक थी कि उनको अंडर कंपल्सन अधिक से अधिक कर वसूलना पड़ रहा था। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी उनकी यह कोशिश थी कि स्थानीय खेतीहर मजदूरों को थोड़ी राहत देते हुए वो अपनी आर्थिक समृद्धि को सुरक्षित करें। तो एक तरफ अंग्रेज प्रशासन लगातार बगान मालिकों के हित के संरक्षण में लगा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के देसी जमींदार थे, किसान थे, उनके ऊपर इतने जुल्म किए जा रहे थे कि वो धीरे धीरे खेती के काम से पीछे हटते जा रहे थे। जब राजकुमार शुक्ल जी ये कहते हैं कि हमारे पास तो 60 भैंस और 300 गायें थी और आज स्थिति यह हो गई है कि मेरे पास सिर्फ अब 3 भैंस और कुछ गाय रह गई है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उनका निरंतर उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। वो उन खेतों में 15 कट्ठा जमीन वो देते थे नील की खेती के एवज में, लेकिन वो 15 कट्ठा जमीन भी
हर साल बदल दी जाती थी और इसका उनको विरोध रहता था। तीसरी चीज, उस समय तिरहुत कैनाल बन चुका था। जब सीजन के समय पानी छोड़ा जाता था तो हर किसान की यह कोशिश होती थी कि उसके खेत में पहले जोत हो जाए, फसल लग जाए। और चूंकि वो फसल का समय होता था तो बगान मालिकों के द्वारा जो खेतिहर मजदूर, जो किसान थे छोटे मोटे, जिनकी जमीन उन्होंने पट्टे पर दे रखी थी, उनको फोर्स करते थे कि पहले कोठी के खेत को वो पूरा कर लें, तैयार कर लें, उसमें नील की खेती कर दें, उसके बाद ही वो अपने हिस्से की जमीन तैयार कर सकते थे या अपने 3 कट्ठा में जो उनको करना था वहां पर वो नील की खेती कर सकते थे। कमोबेश जो परिस्थितियां बन रही थी उसमें राजनीति कम थी, आर्थिक स्वार्थ या आर्थिक हित के संरक्षण की बात बहुत आती थी। और इस काम को करने वाला राजकुमार शुक्ल, आप सोच सकते हैं कि उस आदमी के पास कितना जोश और कितनी समझ रही होगी कि नेपाल के बॉर्डर से लेकर शिवहर तक के इलाके के छोटे बड़े तमाम किसानों के साथ उसने एक जबरदस्त संवाद कायम किया था, उनको एकत्रित किया था, उनको यह समझाने की कोशिश की थी कि अगर एक बार कस के हथौड़ा चला दिया गया तो बहुत लंबे समय तक ये बगान मालिक यहाँ टिकने वाले नहीं हैं। और शायद यही उत्साह उनका, जिसमें गांधी गए थे, उन्होंने बड़े हर्ष के साथ बेतिया में कहा था कि बस अब चंद ही दिन रह गए हैं, इन कोठी पर हमारा नियंत्रण होगा, हमारा कब्जा होगा। तो ये जोश दिलाना, ये आत्मशक्ति से परिचित कराना चंपारण के वैसे किसानों को जो बहुत साक्षर नहीं थे, बहुत जिनकी देश दुनिया से उस तरह से संपर्क नहीं था, उनके साथ मिलते जुलते हुए सेठ साहूकारों के साथ, वकीलों के साथ, पॉलिटिकल नेताओं के साथ जो काम राजकुमार शुक्ल ने किया वह उनकी प्रतिभा को दिखाता है, वह उनके संगठन करने की क्षमता को दिखाता है। वह यह दिखाता है कि एक आदमी जो जमीन से जुड़ा है, वह जमीन की पीड़ा को समझता है, जमीन के साथ दिन रात जीने वाले लोगों की बेबसी को समझता है, कैसे अपनी कमजोरी को ही अपना हथियार बनाकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रभावकारी राजनीतिक सत्ता के खिलाफ वो सीना तान के खड़ा हो जा सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसे राजकुमार शुक्ल को हम उस प्रखर राजनेता के रूप में याद कर सकते हैं, जिसमें अगर कहीं कुछ था तो सिर्फ हौसला था, और उस हौसले के सामने शायद उस समय की जो सबसे बड़ी ताकत थी वह भी नतमस्तक हो गई थी। मैं समझता हूं कि मेरा डॉक्टर अजीत कुमार जी ने बहुत ही सुगमता के साथ उन परिस्थितियों का जिक्र करते हुए, उन परिस्थितियों पर शोधात्मक दृष्टि डालते हुए राजकुमार शुक्ल के भीतर जो आग जल रही थी, और उस आग में बहुत अच्छा कहा कि मिट्टी से वह जुड़ा हुआ आदमी था, किसान परिवार से आता था, और कैसे शोषण के कारण धीरे धीरे उनका पशुधन भी नष्ट होता चला गया, कृषि कार्य भी बाधित होता चला गया। तो तब से लेकर कहने का अर्थ कि अंग्रेजों के शासन काल में भी किसानों की स्थिति शोषित हो रही थी, किसान पीड़ित थे, और वह चक्र आज भी है। जबकि भोजन शहर को हो या देश की राजधानी को या प्रांत की राजधानी को, वह किसान ही उपजा कर देता है और गांव से उपजा कर देता है। तब से लेकर आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर भी किसान की यह दशा, क्या एक किसान के दुख दर्द को सच्चे हितैषी के रूप में अनुभूत करने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल को हम किसान आंदोलन के क्रम में और उनके संगठनात्मक व्यक्तित्व को देखते हुए आज किसानों के संदर्भ में सहानुभूति और संवेदनशीलता और शौर्य के साथ बात नहीं कर सकते। अरुण बाबू, पंडित राजकुमार शुक्ल और वर्तमान कृषि, वर्तमान किसानी और आज भी किसानों की दुर्दशा आपके सामने है। तो यह मानसिकता कैसे, सरकार और सत्ता की मानसिकता कैसे बदले कि आज किसानों के संदर्भ में वे विचार कर सके?
डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, बहुत संक्षेप में अपनी बातें। आवाज नहीं आ रही है, ऑन कीजिए माइक, माइक म्यूट है। आवाज आ रही है? अब आई। हाँ, तो ये उन कारणों की चर्चा अभी डॉक्टर अजित कुमार जी ने की, जिन कारणों से राजकुमार शुक्ल जी प्रभावित होकर गांधी को चंपारण में लेकर आए। आज की स्थिति की जो बात, आखिर इससे अभी एक किसान आंदोलन चल रहा है इस देश में, लेकिन इस किसान आंदोलन में को अब तक हम लोग नहीं समझ पाए कि आखिर जो किसान दिल्ली में जमे हैं वो चाहते क्या हैं, और अगर वो चाहते हैं और उनके डिमांड्स जेन्युइन हैं, तो फिर पूरे देश में उस आंदोलन के पक्ष में एक बड़ा जन आंदोलन क्यों नहीं बन के आता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आजादी के इन 70 वर्षों के बाद किसानों के मन में ये बात भर दी गई है कि किसानी से बहुत कुछ भला होने वाला नहीं है। इसीलिए कोई किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता। वो अपनी जमीन बेचकर शहरों में मकान बनाना चाहता है। वो जमीन बेचकर दिल्ली और मुंबई में फ्लैट खरीदना चाहता है। वो व्यापार में जाना चाहता है, वो नौकरी में जाना चाहता है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा नहीं है कि किसानी को एक आप अच्छे आमदनी के जरिए में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो एक साइंटिफिक मेथड जो लाना था, जो एक उसका एक जो उचित मूल्य उनको दिलवाना था, जो बिचौलियों के द्वारा उनका जो शोषण हो रहा था, दरअसल एक सोची समझी रणनीति के तहत इस देश में किसानी को समाप्त करने का प्रयास हुआ है। और ये जो आंदोलन चल रहा है इस देश में, वो दरअसल मेरी समझदारी जहां तक है, वह बिचौलियों का आंदोलन है। क्योंकि बिचौलिए, क्योंकि अगर सचमुच में ये किसान का आंदोलन होता तो उनकी मुख्य मांग ये होनी चाहिए थी कि हमारी जो उपज है उसकी ऐसी व्यवस्था हो कि उसकी खरीदारी बिना बिचौलियों को हो सके। और अगर सचमुच में जो खरीदार है और जो उसको पैदा करने वाला है, अगर उसके बीच से सिर्फ बिचौलियों को हटा दिया जाए इस देश में, तो किसान यहाँ का बहुत समृद्ध हो जाएगा। अरुण बाबू, बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन हम सत्याग्रह आंदोलन के शुक्ल पक्ष पंडित राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल के सामने किसानों का दुख दर्द है, जमीन की बात है, कृषि में कार्य में जो पतन होता चला जा रहा है, तो उसके पीछे सरकार दोषी है। और आज भी हम सरकारी तंत्र पर ही भरोसा करते हैं। हम क्या पंडित राजकुमार शुक्ल के उस किसान संवेदन भाव को लेकर किसानों को जागरूक नहीं कर सकते हैं, सरकार को सचेत नहीं कर सकते हैं? एक संवाद का सेतु निरंतर बनना चाहिए। किसानों को तमाम वे सुविधाएं चाहिए जिन सुविधाओं को प्राप्त करते हुए वह बुलंदी के साथ हीनता की ग्रंथि से जकड़ कर नहीं खेती करे, लेकिन गर्व से कहे कि मैं धरती पुत्र हूं, धरती का दुख दर्द समझता हूं और आदमी की बुनियादी जरूरत को उत्पादित करता हूं। यह भाव, यह शौर्य जगाने का काम पढ़े लिखे लोग न करेंगे, शहर के बुद्धिजीवी न करेंगे, और उनको करना पड़ेगा पंडित राजकुमार शुक्ल के आलोक में, उनकी उस भी जलती हुई आग के आलोक में करना पड़ेगा। अजित बाबू जी, मैं इस पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अभी बात हम लोग कर रहे थे पंडित राजकुमार शुक्ल की, इसलिए विषयांतर होने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में जो चल रहा है उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि वो क्या है, हम वहां नहीं जाना चाहते। मेरी सिर्फ एक ही चिंता है, या मैं जो सोच रहा हूँ
राजकुमार शुक्ल जहां से आते थे, जिस किसानों की बात उन्होंने की थे, मैं चूंकि चंपारण से हूं और मैं देख रहा हूं कि आजादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी, दलहन, तिलहन और ईंख, बहुत सुनियोजित तरीके से इस तीनों का विनाश किया गया। आज ईस्ट और वेस्ट चंपारण में एक रीगा मिल को छोड़ के कोई एक काम नहीं। आज के समय में अगर खेती को बचाना है, खेती को चौपट करने के लिए बड़ी सुनियोजित साजिश हुई है। मैं बहुत जोर देके कहता हूं कि हरित क्रांति के नाम पर हमने यूरिया और रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके 20 वर्षों के अंदर जिस जमीन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, उसको आबाद करने में अब अगला 40 वर्ष हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज खत्म हो चुकी। अगर किसानों की स्थिति को सुधारना है तो 2-3 चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। एक तो सांस्कृतिक, जिस तरह से बाहर की चीजों का अति जबरदस्ती हमारे ग्रामीण इलाकों में उसको घुसपैठ कराई जा रही है, उसको जहनी तौर पे रोकना होगा और इसके लिए एक सघन अभियान चलाने की जरूरत है। किसानों की स्थिति को ठीक करने के लिए 3 चीजें, मैं समझता हूं कि 3 चीजें आवश्यक। पहला, उनका स्वावलंबन। वो बार बार ये कहते हैं कि खेती से हमारा पेट नहीं चलेगा, मेरा परिवार नहीं चलेगा, तो क्या हमने ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया है कि उनको बता सकें कि उनके पास प्रकृति ने जो भूखंड दिया है वो कितना अधिक उत्पादन की क्षमता रखता है? हम उस चीजों को उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि खेती और खेती से जुड़ा हुआ दूसरा प्रोडक्ट अगर उसका बेहतर ढंग से नियोजन किया जाए तो खेती आज के तारीख में भी एक लाभदायक पेशा हो सकती है। यह समझाने की आवश्यकता होगी सरकार के तरफ से भी और जनता के तरफ से। दूसरा, उनके अंदर में स्वाभिमान जगाना होगा। पहले गांव के लोग जब कहते थे कि उत्तम खेती, तो लोगों में जोश भरते थे कि खेती सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गुणकारी। आज उनको बताया जाता है कि बेटा तुम खेती करके क्या करोगे, तुम्हारे 2 शाम का भोजन भी नहीं हो पाएगा, तुम वो जो बढ़िया कपड़ा है वो नहीं पहन पाओगे, तुम अच्छा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो उनके अंदर स्वाभिमान जगाना, और ये स्वाभिमान तब जगेगा जब श्रम को महत्व दिया जाएगा। हमने पिछले 70 वर्षों में जिस चीज को सबसे अधिक निकृष्ट भाव से देखा है वो है फिजिकल लेबर, श्रम। हम श्रम से बचते रहे हैं और यही नतीजा है कि जो श्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको हमने 2म दर्जे का नागरिक बना लिया है। तो उनके अंदर स्वाभिमान का भाव जगाना पड़ेगा। और तीसरी चीज कि सरकार की तरफ से किसान के भाव और किसान के मनोबल को बढ़ाने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल के व्यक्तित्व कृतित्व से परिचित कराने की जरूरत है, और उसका परिचय हमको किसानों को से भी कराना है। डॉक्टर अरुण सज्जन सिलेबस में जाए तो एक मिट्टी के सच्चे हितैषी, किसानों के दुख दर्द को जानने समझने वाले, साथ ही साथ उसे क्रांति के फलक पर ले जाने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल की जीवनी वे बच्चों के लिए अगर तैयार कर रहे हैं तो यह अभिनंदनीय है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल पर हरि अनंता किसान का दुख दर्द भी बहुत बड़ा है, जबकि हम जानते हैं हम शिव से लेकर कृष्ण तक, बलराम तक सबकी परंपरा में कोई ना कोई कृषि आयुध उनके साथ होता है और कृषि संस्कृति और कृषि संस्कार भी है। तो कृषि से हम पृथक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फिर गड़बड़ा गया समस्या है नेट की, नेट की समस्या। वेबिनार को संचालक के बिना डिस्पर्स नहीं किया जा सकता है। नहीं तो आप हैं ना, आप उस भूमिका में हैं और आप उसको आगे चलाते रहें। समय कीमती है जी, निकल इसको आगे कंटिन्यू कराया जाए। जी अभी क्या हुआ, अंतर्धान होते हैं इसी तरह से, इसी तरह की लुका छिपी किसानों के साथ चलती है। यूरिया मिलते मिलते यूरिया का संकट खड़ा हो जाता है, बाजार आते आते बाजार के लिए नीतियां बदल जाती हैं। तो पंडित राजकुमार शुक्ल की जीवनी तैयार हो, अरुण सज्जन जी
और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजीत कुमार जी, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर अरुण सज्जन जी, और नेपथ्य में साथ ही साथ पटल से जुड़े हुए तमाम बंधुओं का बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणी आई कि पंडित पद्मा मिश्रा जी ने कहा कि पंडित राजकुमार शुक्ल के किसान संवेदन भाव को जीवनी के माध्यम से, व्यक्तित्व कृतित्व के माध्यम से किसान के साथ व्यापक रूप से संवाद करने की जरूरत है। इन्हीं संदर्भों के साथ पटल पर आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति और महत्वपूर्ण विचारों का स्वागत करते हुए बात बहुत दूर तक जाएगी और एक सार्थक बहस में उपस्थित होने के लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। फिर भेंट होगी। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बिल्कुल। आभार। आप सभी को नमस्कार।